अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 19 मई 2024 ईरान की तारीख का बदतरीन हादसा जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक हो जाते हैं और ये हादसा ऐसे वक्त में पेश आता है जब अपने नेबर कंट्री अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीव के साथ एक डैम के इफ्तिताह के बाद ईरान वापस आ रहे थे। सदर रईसी की अचानक मौत एक ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस, जी पॉलिटिकल टेंशन और बहुत बड़ी प्रॉक्सीज का सामना कर रहा है। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर में 90 मिलियन पॉपुलेशन ईरान के प्रेसिडेंट का एक हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। इस हादसे में ईरान के टॉप ऑफिशियल वजीर खारजा हसन अमीर अब्दुल्लाहियान, तबरेज के गवर्नर और एक बहुत बड़े शिया आलम अली हाशिम भी जान बहक हो जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि यह हादसा मौसम की खराबी की वजह से हुआ, लेकिन यहाँ पे ये सवाल जन्म लेता है कि इस काफिले में टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत ईरान पहुँच जाते हैं, लेकिन दरमियान वाला हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से तबाह हो जाता है। बाकी 2 हेलीकॉप्टर के लिए मौसम खराब क्यों नहीं था? दोस्तों, यहाँ पे दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि ये वाकई एक हादसा था या प्रेसिडेंट रईसी को टारगेट किया गया था, और क्या ये हादसा अमेरिका की जानब से ईरान पर लगाई गई आलमी पाबंदियों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रईसी को इतना पुराना चॉपर इस्तेमाल करना पड़ा? और क्यों 19 मई की रात हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेतन्याहू और मोसाद का नाम ट्रेंडिंग में चल रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। We start with breaking news. Iranian state media say President Ibrahim Raisi, the country's foreign minister, and several others have been found dead at the site of a helicopter crash. दोस्तों, 19 मई 2024 इतवार की सुबह प्रेसिडेंट रईसी अमेरिकन साख्ता बेल 212 हेलीकॉप्टर पर ईस्ट अजरबैजान के नॉर्थ वेस्ट सूबे कीज कलेसी में खुदा आफरीन डैमों के इफ्तिताह के लिए रवाना हुए। इस काफिले में टोटल 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस डैम के इनॉग्रेशन में अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने भी शिरकत की और आखिरी देखी जाने वाली पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट और अजरबैजान के प्रेसिडेंट बहुत ही खुशगवार मूड में गुफ्तगू कर रहे हैं। अलीव ने कहा कि वापसी पर रवाना होने से कबल उन्होंने प्रेसिडेंट रईसी को फ्रेंडली अलविदा भी कहा। अब इस हाई प्रोफाइल कानवाई की अगली मंजिल है तबरेज, क्योंकि वहां पर रईसी तबरेज ऑयल रिफाइनरी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने वाले थे। अब तबरेज तक पहुंचने के लिए इस हेलीकॉप्टर को एक पहाड़ी इलाके के ऊपर से गुजरना था और रास्ते का मौसम भी खराब है, धुंध है और इनफैक्ट एक बर्फानी तूफान की प्रेडिक्शन भी की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद ये काफिला तबरेज की जानब अपने सफर का आगाज कर देता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि जिस हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट, एक वजीर खारजा और गवर्नर सफर कर रहे हैं वो तकरीबन 45 साल पुराना है और इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी बताए जा रहे हैं। इस सब के बावजूद इतने खराब मौसम में इस हाई प्रोफाइल काफिले का तबरेज की जानब सफर करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है दोस्त। और जब ये हेलीकॉप्टर बुर्दकान के माउंटेन एरिया के करीब पहुंचता है तो एक हादसे का शिकार हो जाता है। ईरानी टीवी RNA के मुताबिक ये हादसा लोकल टाइम के मुताबिक 1:30 के करीब पेश आता है। इन तीनों हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने ईरानी मीडिया को बताया कि सदर के हेलीकॉप्टर का कैप्टन इस कानवाई का इंचार्ज था। जब यह सफर शुरू किया गया तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपनी परवाज के सिर्फ 40 मिनट के बाद सदर के पायलट ने कहा कि बादलों की वजह से मैं अपनी परवाज को जरा ऊंचा करना पड़ेगा। इस मैसेज के सिर्फ 30 सेकंड के बाद पायलट ने ये नोट किया
कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो चुका है। हमने फौरन एक तांबे की कान के ऊपर बमुश्किल लैंडिंग की। लैंडिंग के दौरान बादल इतने ज्यादा थे कि हमें नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस लैंडिंग के बाद रेडियो के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता बहाल ना हो सका। उसके बाद सदर, वजीर खारजा और मुहाफिजों के मोबाइल नंबर्स पर राब्ता किया गया तो किसी से भी राब्ता ना हो सका। जब हेलीकॉप्टर से राब्ता टूट जाता है तो पैनिक फैल जाती है और ये खबर बाहर आना शुरू हो जाती है और तकरीबन 4 बजे के करीब ईरानी मीडिया पर पहली खबर ये नशर होती है कि सदर के हेलीकॉप्टर को एक माउंटेन एरिया में हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। वजीर दाखिला अहमद वाहिदी का पहला बयान सामने आता है कि सदर के हेलीकॉप्टर 3 हेलीकॉप्टर के साथ एक सफर कर रहा था और इनका त्यारा खराब मौसम और धुंध की वजह से हार्ड लैंडिंग पर मजबूर हुआ है। यहाँ पर नायब सदर बराए एग्जीक्यूटिव मोहसिन मंसूरी का ये बयान सामने आता है कि उस हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 लोगों से हमारा राब्ता हो पा रहा है। इसका मतलब ये था कि हादसे की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सदर का हेलीकॉप्टर बिल्कुल महफूज है। इसके फौरन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई ने एक हंगामी इजलास तलब किया और उसके बाद फौरन से रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये खबर चल रही थी और ईरान के साथ दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज राब्ते में आ चुके थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रशिया और टर्की ने भी हिस्सा लिया। 40 से ज्यादा रेस्क्यू टीमों ने इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन्स और सर्च डॉग्स का भी इस्तेमाल किया। शाम हो रही थी और अंधेरा फैल रहा था और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब बारिश है और अंधेरा है, लेकिन इसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जारी रहता है। बारिश की वजह से पूरे जंगल में कीचड़ फैल जाता है। इस वजह से इस सर्च ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और कम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों, इसी रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोसाद और इसराइल के ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं कि इस हादसे के पीछे इसराइल मुलव्वस है। और ये रात ईरान के लिए मुश्किल तरीन रात कही जा सकती है। लोग उम्मीद के साथ दुआएं कर रहे थे, लेकिन पैनिक बढ़ रही थी और मीडिया भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन सुबह होने तक ये उम्मीदें दम तोड़ रही थी और सुबह 5 बजे से पहले टर्की के एक ड्रोन ने उस जगह को ट्रेस किया जहां पे ये क्रैश हुआ था। और ये सबसे पहले ये खबर सामने आती है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। उस जगह पर पहुंचने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 5 बजे के करीब रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद हलाल अहमर के मेंबर मिस्टर कोलियोन ने यह बताया कि हमें इस पहाड़ी पर जिंदगी के कोई भी आसार नहीं मिले। और फिर फाइनली सदर रईसी और उस हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम लोगों की मौत का ऐलान ईरानी सरकारी मीडिया पर नशर होना शुरू हो जाता है। इस खबर पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया दुखी होती है। ईरानी प्रेसिडेंट और इस हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम लोगों की जिंदगी का सफर तमाम हुआ। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्यों इस हाई डिप्लोमेटिक कानवाय को और मुल्क के सदर को इस हाई रिस्की सफर पर ले जाया गया। पाकिस्तान में मौजूद एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड आसिम नवाज ने बताया कि बेल 212 इंतहाई सेफ हेलीकॉप्टर है और इसका ऐसे हादसे का शिकार होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनके मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को किसी ड्रोन या मिसाइल के साथ टारगेट करके क्रैश किया गया है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने के बाद क्रैश होता है उसका मलबा इतनी दूर तक नहीं फैलता और इस हेलीकॉप्टर का मलबा बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर हवा में ही क्रैश हो चुका था। दोस्तों, इस क्रैश को समझने के लिए हमारे लिए हार्ड लैंडिंग का जानना बहुत जरूरी है कि हार्ड लैंडिंग क्या होती है और ये क्यों करवाई जाती है। हार्ड लैंडिंग इंतहाई इमरजेंसी में करवाई जाती है। इसको बेसिकली ऑटो रोटेशन भी बोलते हैं। अगर हेलीकॉप्टर का पहला इंजन बंद हो जाए तो वो दूसरे इंजन पर आ जाता है, लेकिन दूसरा इंजन भी बंद हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आना शुरू कर देता है। और जब वो नीचे की तरफ आता है तो नीचे से हवा के दबाव की वजह से और आरपीएम बढ़ने की वजह से उसके जो फैन होते हैं वो ऑटोमेटिकली रोटेट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में हेलीकॉप्टर जब ज़मीन से 30 से 40 फुट करीब आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पिच को रफ कर देता है और आहिस्ता से ज़मीन पर लैंड करना शुरू कर देता है। और इसी प्रोसेस को ऑटो रोटेशन या हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। एंड मोस्टली पायलट्स यूज ऑटो रोटेशन टू लैंड हेलीकॉप्टर विदाउट इंजन, क्योंकि किसी भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में पायलट के पास ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हेलीकॉप्टर को लैंडिंग के लिए किसी भी रनवे की जरूरत नहीं होती, वो किसी भी जगह पे किसी पहाड़ी पर भी इजीली लैंड कर सकता है। अब अगर इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताएं तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये हेलीकॉप्टर 1960s में अमेरिका ने कैनेडियन फौज के लिए तैयार किया था। फ्लाइट ग्लोबल की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बेल 212 के टोटल 10 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि ईरानी हुकूमत के इस्तेमाल में कितने हेलीकॉप्टर्स हैं। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के मुताबिक 19 मई से पहले बेल 212 का आखिरी फैटल इंसिडेंट अप्रैल 2018 में देखा गया था, लेकिन यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि ईरानी हुकूमत के इस्तेमाल में कितने हेलीकॉप्टर्स हैं। दोस्तों, ये क्रैश हो चुका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन टर्किया की मीडिया ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं और हमेशा से ये होता आया था कि ईरानी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के लिए
पायलट का चुनाव पासदाराने इनकलाब से किया जाता था, लेकिन इस दफा पायलट आर्मी से लिया गया था। दोस्तों, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस हादसे की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा अहम है। अब ईरान के प्रेसिडेंट की एक अचानक मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, और इस हादसे का या ईरानी सदर की डेथ का बेनिफिशियरी कौन है, इसका सबसे बड़ा जवाब है इसराइल। क्योंकि गजा और इसराइल वार में ईरान इसराइल को बहुत ही टफ टाइम दे रहा था, और ये तारीख में पहली बार हुआ था कि ईरान ने पहली दफा इसराइल के वजूद पर डायरेक्टली हमला किया था, और ये हमला उस हमले का जवाब था जो इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के सफारतखाने पर किया था। दोस्तों, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूं कि जब इसराइल को ये बताया गया कि ईरानी प्रेसिडेंट लास्ट नाइट से लापता हैं, तो उनका आगे से जो जवाब आया वो बहुत ही मशकूक था। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खबर है, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट के कत्ल में हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि अभी तक ईरानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे सिर्फ ईरानी प्रेसिडेंट के लापता होने की खबरें ही चल रही थी, और कहीं पे भी ये खबर नहीं चल रही थी कि इस क्रैश में उनकी मौत हो चुकी है। तो फिर इसराइल को कैसे पता चला कि ईरानी प्रेसिडेंट इस हादसे में मारे जा चुके हैं और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है? लेकिन अभी तक ईरान के लिए साबित करना बहुत ही मुश्किल है कि इस क्रैश में इसराइल या मुसाद की कोई इन्वॉल्वमेंट है, और इसी वजह से ईरान की जानब से अभी तक बहुत ही जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं, और उन्होंने इस क्रैश का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया और ना ही किसी पर इल्जाम तराशी की है। दोस्तों, ईरान इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी कर रहा था और हमास की माली मदद भी कर रहा था, और इसी महीने प्रेसिडेंट रईसी ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था, और इस दौरे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया के लिए, और रईसी दोबारा से इस्लामी ब्लॉक की और इस्लामी इत्तेहाद की बात कर रहे थे, और ये दौरा और ये बातें अमेरिका और इसराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और ये हकीकत है दोस्तों कि जब भी किसी मुस्लिम आलमी रहनुमा ने या लीडर ने मुसलमानों के इत्तेहाद की या इस्लामी ब्लॉक की बात की, उसका अंजाम हमेशा मौत ही हुआ करता था। वो या तो सडन डेथ थी या फांसी थी या किसी को क्रैश में मार दिया गया, और ये हमेशा से होता आया है। जुल्फकार अली भुट्टो, मुअम्मर कज़ाफ़ी, सदर सद्दाम हुसैन और अब इब्राहिम रईसी की मौत ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के बेटे ने दुनिया को खबरदार किया कि अगर ईरानी हुकाम को इस क्रैश में इसराइल की इन्वॉल्वमेंट की शवाहद मिले तो दुनिया की नया जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखेगी, जिससे पूरा खित्ता आग की लपेट में आ जाएगा। इसराइल मगरबी ताकतों की मदद से दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है।